बड़ी खबर के साथ खबर असरदार की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा है झटका। ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल गई है। जी हां, 28 मार्च तक राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है रिमांड। 6 दिन तक शराब नीति केस में पूछताछ करेगी ईडी अरविंद केजरीवाल से। ईडी ने हालांकि 10 दिन का रिमांड का समय मांगा था, लेकिन 6 दिन की ही रिमांड कोर्ट ने ईडी को ग्रांट की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी शराब नीति के मामले में ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड दी गई है। और कल ईडी ने गिरफ्तारी की थी अरविंद केजरीवाल की उनके घर से शराब घोटाला केस में, लेकिन 10 दिन के बजाय 6 दिन की रिमांड मिल गई है। और ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अरविंद सरकार कैसे चलेगी? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता ये साफ कर चुके हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन मुख्यमंत्री जेल के अंदर, और ऐसे में दिल्ली में कैसे चलेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। अब शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी ईडी। 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड मिली है। लेन देन का पता लगाना है, मनी ट्रेल को लेकर सवाल, महत्वपूर्ण सवाल पूछने हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी थी ईडी ने। और पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। इससे पहले 3 घंटे की सुनवाई हुई, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 दिन, लेकिन उसके बदले 6 दिन मिले। इससे पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास सब कुछ है, तो फिर गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया था। सुनिए। उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है। और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर, क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी, और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है। और भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मुताबिक ये बताया गया कि दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जो पूरी साजिश रची गई, उस साजिश के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल हैं, और सीधे तौर पर 100 करोड़ रुपए का जो फायदा साउथ लॉबी से अरविंद केजरीवाल को हुआ है, उसका फायदा कहीं ना कहीं गोवा के चुनाव में लगाया गया है। और 4 ऐसे क्लॉज बताए गए हैं ईडी के द्वारा जिसके तहत ये पैसे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग किए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी कहा गया कि चूंकि गोवा में ये पैसे खर्च किए गए और जो बैठक हुई जिसमें के कविता शामिल थी, उन तमाम बैठकों में अरविंद केजरीवाल थे, विजय नायर थे, शरद चंद्र रेड्डी थे, ये तमाम ऐसे लोग थे जो शामिल थे। लेकिन खैर ईडी ने फिलहाल तमाम दलीलें सुनी
हुई। 6 दिन की फिलहाल कस्टडी में भेज दिया है उनको। सुशील हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या हुई? पूरी कांग्रेस केजरीवाल के समर्थन में खड़ी हो गई। पार्टी के नेता दलील दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में केजरीवाल के शामिल होने की वजह से यह कार्रवाई हुई है। ये बात और है कि इसी शराब घोटाले को लेकर कभी कांग्रेस केजरीवाल को जमकर कोस रही थी और घोटाले का पैसा चुनाव में इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए, जिसका आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, जिसमें पार्टी को कांग्रेस का भरपूर साथ मिल रहा है। साथ मिलना भी चाहिए। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुकी है। वो वक्त और था जब यही कांग्रेस केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर उसी शराब घोटाले के आरोप लगा रही थी, जिस मामले में केजरीवाल जेल गए हैं। गोवा के चुनाव में इसी शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। तब की बात और थी, उस वक्त दोनों का गठबंधन नहीं था। अब की बात और है। इस बार बीजेपी को हराने के लिए दोनों पार्टियां एकजुट हैं, लिहाजा विरोध का हक तो बनता है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेजा गया। हेमंत सोरेन जी पर दबाव था कि आप भाजपा में आ जाइए, केस खत्म कर देंगे जैसे दूसरों के हो गए। अरविंद केजरीवाल जी, उनका कसूर इतना था कि उन्होंने उनके नोटिस मिल जाने पर वो हाजिर नहीं हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरे तरीके से विपक्ष को, उनका कसूर भी यही था कि वो इंडिया अलायंस पार्टनर हो गए हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब जब कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है, तो बीजेपी का केजरीवाल के साथ कांग्रेस पर भी पलटवार लाजमी है। जैसे कांग्रेस को हक है विरोध का, उसी तरह बीजेपी को भी सत्ता के लिए सभी भ्रष्टाचारियों का एक नाव पर सवार होने का आरोप लगाना बनता है। आप दुर्भाग्य के साथ देखो, जिनके 2-2 मंत्री 1.5 साल से हवालात में बंद है, 21 नेता जिसके बंद है, 9 बार अलग अलग सम्मन भेजे गए, पुलिस के बुलावे आ रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दिल्ली के मुख्यमंत्री, शर्म आना चाहिए जिनका 100 करोड़ की दलाली में सीधा नाम है, वो इतने मोटी चमड़ी के मंत्री भी जेल में बंद और मुख्यमंत्री भी बंद, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। शराब घोटाले के आरोप में जेल गए केजरीवाल के साथ पूरी कांग्रेस एकजुट खड़ी है। क्या दिग्विजय सिंह, क्या जीतू पटवारी, सभी एक स्वर में आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस को बखूबी मालूम है कि अब तो चुनावी गठबंधन हो चुका है, लिहाजा जितना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पूरे देश में झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शराब घोटाला क्या है, अगर ये सवाल आपके मन में है तो आपको समझा देते हैं कि 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। देश की राजधानी दिल्ली को इसके लिए 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही थी शराब बेचने के लिए। दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। दिल्ली के सभी सरकारी ठेकों को बंद कर दिया गया और सभी दुकानों को, शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया। पहले शराब की 60% दुकानें सरकारी हुआ करती थी। इससे सरकार को 3500 करोड़ लाभ का भी तर्क दिया गया कि इससे सरकार को 3500 करोड़ का फायदा होगा। और अब इसी मामले में ईडी ने 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को ले लिया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की, धार जिले की भोजशाला के एएसआई सर्वे की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज एएसआई ने पहले दिन का सर्वे किया। जैसे ही सर्वे शुरू हुआ, इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। वैसे भी साल चुनावी है, ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने जुबान खोली और इस सर्वे के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया।
धार का भोजशाला विवाद, जिसका सर्वे करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एएसआई यानी भारतीय पुरातात्विक विभाग को सर्वे करने का आदेश दिया। सर्वे इसलिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि जिस जगह पर मस्जिद है वो पहले हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक मंदिर थी या नहीं। कोर्ट के फैसले पर सर्वे हुआ। अब जब मामला लोकसभा चुनाव के बीच उठा है, ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। कोई और बोले या ना बोले, दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोली और सीधे बीजेपी पर आरोप मढ़ दिया। देखिए, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। अब उनको अभी सूझा था सर्वे कराने के लिए। बात यह है कि देश में नियम और कानून और संविधान का पालन होना चाहिए और इसका पालन करने की जवाबदारी और जिम्मेदारी उन सब की भी होती है, हम सब की होती है, जो किसी न किसी पद पर संविधान की शपथ लेते हैं। अब जब दिग्विजय सिंह बोले तो बीजेपी को एक और मौका मिल गया, दिग्विजय सिंह समेत पूरी कांग्रेस को घेरने का। लिहाजा पार्टी की तरफ से भी जवाब आया और बीजेपी ने कोर्ट के आदेश पर की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ बोलने के लिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की वकालत कर दी। देखिए, दिग्विजय सिंह पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये केस एक सामाजिक संस्था ने जब न्यायालय पे लगाया तो न्यायालय के आदेश से एएसआई का सर्वे हो रहा है। ऐसे में न्यायालय के आदेश पर धार्मिक आरोप लगाते हुए अवमानना करना स्पष्ट बताता है कि अपने आप को न्यायालय से ऊपर दिग्विजय सिंह समझ रहे हैं। और मेरी मांग है स्वतः संज्ञान में लेके न्यायालय को दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। चुनावी साल है, ऐसे में हर पार्टी हर मुद्दे को अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से हवा दे रही है। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह ने भी हवा दी। अब उन्होंने क्या सोचकर भोजशाला के सर्वे पर सवाल उठाए, ये तो वही जाने। लेकिन दिग्विजय सिंह जो भी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। अब तो उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की हामी भी भर दी है। ऐसे में उनका ये बयान कांग्रेस पार्टी को और खुद उन्हें कितना फायदा या नुकसान पहुंचाता है, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो बयान से मुसलमानों को साधने की कोशिश के तौर पर दिग्विजय सिंह के इस बयान को देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण का डर, भोजशाला पर चुनाव से पहले फैसला अगर आ गया तो फिर सीधे वोटों से फायदा किसको होगा, इसको लेकर यह डर है कांग्रेस का। पहले फैसला आया तो चुनाव पर जाहिर तौर पर असर पड़ेगा। 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को फायदा हुआ। साल 2024 में 2019 रिपीट होने का डर भी यहां पर दिग्विजय सिंह को है और इसीलिए उनका ये बयान सुनाई दिया है। बढ़ते आगे बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं, जिनका एक बयान न सिर्फ बघेल बल्कि पूरी पार्टी के प्रदेश में मुसीबत बनता जा रहा है। कैसे, दिखाते हैं आपको। ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस में स्लीपर सेल घुस गए हैं। ये बयान पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं दिया, बल्कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे भूपेश बघेल ने दिया है, जो उनके गले की फांस भी बन गया है। स्लीपर सेल वाला बयान देकर बघेल पार्टी के भीतर तो घिर ही रहे हैं, बाहरी मोर्चे पर भी बीजेपी भी सवाल उठा रही है। पार्टी पूछ रही है कि क्या कांग्रेस में आतंकवाद, नक्सलवाद घुस गया है? स्लीपर सेल तो उन्हें भी कहा जाता है। भूपेश बघेल को साफ करना चाहिए कि स्लीपर सेल कौन है। कांग्रेस में कई नेता असंतुष्ट हैं, तो क्या वो स्लीपर सेल हैं? वो स्लीपर सेल कौन है और स्लीपर सेल की परिभाषा क्या होती है? स्लीपर सेल को आतंकवादी कहा जाता है, स्लीपर सेल को देश विरोधी कहा जाता है। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी आ गए? और इनमें किसका नाम हो सकता है? क्या वो टीएस सिंहदेव जी को बोल रहे हैं? क्या वो चरणदास महंत जी को बोल रहे हैं? क्या मोहन मरकाम जी को बोल रहे हैं? या हो सकता है दीपक बैज जी को बोल रहे हैं? तो माननीय भूपेश बघेल जी को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऐसा सोच रहे हैं। क्या वो सभी स्लीपर सेल में? अगर वो स्पष्ट कर देंगे तो कार्यकर्ताओं को संतोष होगा।
अभी तक बघेल पर विरोधी नेताओं के हमले का पार्टी बचाव करती थी। बघेल के लिए ढाल बन रहे यही नेता अब उनके खिलाफ तलवार की भूमिका अख्तियार कर चुके हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने राजनांदगांव में मंच से बघेल को जमकर खरी खोटी सुनाई। उसी राजनांदगांव में जहां से भूपेश बघेल कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार हैं। तो राजनांदगांव की जनता जानती है, राजनांदगांव के कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं स्लीपर सेल हूं या नहीं, लेकिन ये जरूर मैं जानता हूं, हम 5 सालों में देखा है जो छुपे हुए जो लोग इनके हैं, मुझको लगता है स्लीपर सेल की परिभाषा वही है। लेकिन आपके माध्यम से फिर ये कह रहा हूं, मैं वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जब हम चुनाव लड़ने आते हैं तो हमको इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी भाषाओं को संयमित रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। बात सिर्फ एक नेता के आरोप लगाने की होती तब भी मामला काबू में था, लेकिन कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस नेता रहे अरुण सिसोदिया एक कदम और आगे बढ़कर बघेल पर पैसों के बंदरबाट का आरोप लगा रहे हैं। तो ये जांच का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पसीने के पैसे का हिसाब मांगने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है, इसलिए मैंने वो हिसाब मांगा। आज से 1.5-2 महीना पहले ये सारे अखबारों में, बड़े अखबारों में भी छपा था कि इस तरह का एक एग्रीमेंट करके भुगतान किया गया। एक बार फिर सुनिए बघेल का वो बयान जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। चुनावी साल और बघेल के बयान पर बवाल। ये राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश के लिए मुसीबत का सबब है। उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, जो विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा चुनाव में अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने नेताओं के खर्चे की सीमा तय कर दी है। चुनाव के दौरान चाय, पानी, मिठाई से लेकर खाने की थाली तक का चुनाव आयोग ने रेट फिक्स कर दिया है। इसे चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के किए गए खर्चे में ही जोड़ दिया जाएगा और चुनाव के बाद इन खर्चों का हिसाब लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। चुनाव में जीत के लिए जोर लगाते वक्त अक्सर नेताजी खर्चे का हिसाब भूल जाते हैं। नजर रहती है तो सिर्फ और सिर्फ जीत पर, लेकिन हर चुनावी खर्चे पर चुनाव आयोग की नजर टिकी रहती है। आगामी लोकसभा चुनाव में धन बल का इस्तेमाल कर प्रत्याशी चुनाव न जीत पाएं, इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ में चुनावी खर्चे का हिसाब तय कर दिया है। जलेबी से लेकर समोसे तक, चाय से लेकर पानी तक हर खर्च का रेट तय किया गया है, जिसके मुताबिक चुनाव के दौरान खाने की सामान्य एक थाली की कीमत 100 रुपए होगी, जबकि स्पेशल थाली की कीमत 160 रुपए होगी। आम चुनाव तेज गर्मी के बीच होंगे, लिहाजा प्रत्याशियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक के मिजाज को ठंडा रखने के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और लस्सी पर भी नजर होगी। तपती गर्मी में चुनाव प्रचार के बीच केसर वाली लस्सी की बात ही कुछ और होती है। लिहाजा चुनाव आयोग ने केसर वाली लस्सी की कीमत 30 रुपए प्रति गिलास तय की है। इसी तरह समोसा, कचौड़ी और आलू चाप प्रति पीस 10 रुपए तय किए गए हैं, जबकि चाय 10 रुपए और कोल्ड ड्रिंक की कीमत 20 रुपए तय की गई है। वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने और नेताजी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बजाए जाने वाले बैंड की कीमत 2600 रुपए होगी। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में पूर्व की भांति जैसे विधानसभा निर्वाचन हुआ था, वैसे ही राजनीतिक दलों के लिए खर्चे के हिसाब से उनका मानक दर उनकी सहमति से बैठकर तय किया जाता है। रायपुर जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और रायपुर जिला अंतर्गत राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई, उसमें सभी हमारे जो टीम के सदस्य थे इलेक्शन ऑफिस के, और एक मानक दर निर्धारित किया गया है। उसके अनुरूप ही जो राजनीतिक दल अभी जो निर्वाचन में जो खर्च करेंगे उसको उनके व्यय में उसके अनुरूप ही जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के खर्च तय किए हैं, यानी अब नेताजी अपनी मनमानी से खर्च नहीं कर पाएंगे। चुनाव को लेकर खाद्य पदार्थों के दाम निर्धारित कर दिए गए हैं। अगर चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं को नाश्ता या खाना खिलाते हैं तो इसी दर से उनका खर्च जोड़ा जाएगा और चुनाव के बाद उनके खर्च का हिसाब किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के अभियान में अपने खर्च का ध्यान रखना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारियों ने चुनावी खर्च की गाइडलाइन जारी कर दी है। भोपाल में कार्यकर्ताओं को चुनावी थाली खिलाना सबसे महंगा पड़ेगा। यहां 100 रुपए आपको कीमत देनी होगी सामान्य थाली की, एक थाली के लिए। ऐसे ही अगर प्रत्याशी ने पंडाल में एसी लगाया तो 1700 रुपए और कूलर की हवा खिलाने पर 850 रुपए रोजाना खर्च में जुड़ जाएंगे। यानी चुनावी थाली पर तो महंगाई का असर पड़ा ही है, बल्कि गर्मी में ताजी हवा खिलाने पर भी प्रत्याशी के पसीने छूटेंगे। तो भोपाल में चुनावी थाली की कीमत होगी 100 रुपए। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इन शहरों के लिए कीमत अलग अलग है। जी हां, 4 बड़े शहर और 4 बड़े शहरों के लिए कीमत जो है वो अलग है, रेट कार्ड अलग है। भोपाल में सामान्य थाली के लिए आपको देने होंगे 100 रुपए नेताजी को, यानी कि इंदौर अगर चलेंगे तो वहां थोड़ा सा कम हो जाएगा, सामान्य थाली की कीमत हो जाएगी 80 रुपए। जबलपुर में 77, तो ग्वालियर में 40 रुपए। भोपाल में स्पेशल लंच पैकेट के लिए 180 रुपए, इंदौर में 150 रुपए, ग्वालियर में 80 रुपए और जबलपुर में वीआईपी थाली की कीमत हो जाएगी 97 रुपए। तो नेताजी को अब सोच समझकर यहां पर खर्च करना होगा। बढ़ते हैं आगे। फाग उत्सव पर धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में तो फाग उत्सव के रंग ही रंग है। होली के रंगों से बाजार गुलजार हैं, लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। उधर मंदिरों में भी भक्त जमकर होली खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में फाग उत्सव की धूम है। होली के रंगों से बाजार गुलजार हैं। लोगों की भीड़ भी बाजार में नजर आ रही है। उधर मंदिरों में भी होली खेली जा रही है। खंडवा में रामायण कालीन तुलजा भवानी माता मंदिर और श्री रामेश्वरम महादेव मंदिर में भी फाग उत्सव मनाया गया। श्री रामेश्वर महादेव को यहाँ महाकाल के रूप में सजाया गया। रंग गुलाल के साथ फूल भी बरसाए गए। माँ तुलजा भवानी को वृंदावन से लाए गए फूलों और विशेष पोशाक से राधा रानी के रूप में श्रृंगार किया गया। तुलजा भवानी माता मंदिर के बारे में मान्यता है कि मां की प्रतिमा दिन में 3 रूप बदलती है। खरगोन में ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गोवर्धननाथ मंदिर और ब्रिजधाम हवेली में ब्रिज की तर्ज पर 40 दिन तक होली चलती है। इस दौरान वैष्णव संप्रदाय सहित सभी समाज और वर्ग के लोग होली उत्सव में शामिल होते हैं। बात राजधानी भोपाल की करें तो यहाँ भी होली की धूम है। बाजार में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली पिचकारियों की भारी डिमांड है। दुकानों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली अलग अलग तरह की पिचकारियां बेची जा रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे भी दुकानों पर मिल रहे हैं। सर, हमारे पास जो मोदी जी वाली है, इस तरीके से जो भी अधिकतर पिचकारी है उनके बारे में बच्चों की ज्यादा डिमांड आ रही है और बाकी अदर टाइप की भी है। और मोदी जी वाली है, उनकी कुछ ज्यादा ही डिमांड आ रही है बच्चों के लिए। सर, देख सकते हैं हमारे पास पिचकारियाँ तो बहुत तरह की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये मोदी जी की चल रही है और भी नेताओं की अदरवाइज, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों को ये अच्छी लग रही है और वो लेके भी जा रहे हैं। कांकेर शहर के बाजारों में मिलने वाली पिचकारी में इसकी झलक दिखने लगी है। बाजार में डबल इंजन की सरकार वाली पिचकारी मिल रही है, जिसमें मोदी और योगी की फोटोज लगी हुई हैं। दुकानदारों ने बताया कि नेताओं वाली फोटो की पिचकारी की डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग नेताओं और पार्टियों की टोपी से लेकर पिचकारी की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अभी क्या है भैया, वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए मार्केट में मोदी और योगी का पिचकारी आया है, जिसका डिमांड ज़्यादा है और बच्चे और बड़े भी पसंद कर रहे हैं और अच्छा बिक्री है इसके में। बीजेपी का केवल पिचकारी आया है और उसका नाम है डबल इंजन की सरकार। इंदौर के युवाओं में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर होली खेली। बॉलीवुड सॉन्ग्स और भगवान श्री राम के गानों पर भी युवा थिरके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होली को लेकर जश्न का माहौल है। होली से पहले बाजारों में रौनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल डॉक्टर एक छोटे से ब्रेक के लिए आगे देखिए खबरों का तूफान।